जो पढ़ाई हुई तो उससे एक बात तो जानकारी मिल गया है कि परमाणु का एक नाभिक होता है, उसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है और उस नाभिक के अंदर छिपा हुआ होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और वही उसका द्रव्यमान बनाता है। तो यानी अगर बात हो कि परमाणु का द्रव्यमान कहाँ होता है, तो परमाणु का द्रव्यमान, जितनी बातें हम लिख रहे हैं सबको नोट कर लोगे आराम से। पहले देख लें, कल कोई बच्चा बोला था कि द्रव्यमान आप नहीं बताए हैं, द्रव्यमान संख्या। परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो उस परमाणु के, हाँ बिल्कुल बाबू, उस परमाणु के नाभिक में निहित है। निहित का मतलब होता है शामिल है, निर्भर है ना। और अभी रुक जाओ बाबू, अभी पहले देख लो ना, जिनके पास नहीं है बाबू वो तो नोट करेंगे, बाकी लोग एकदम साफ से देखो, इत्मीनान से सवाल कर लिया करो तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा काम आ जाएगा। अगर परमाणु का द्रव्यमान उसी परमाणु के नाभिक में निहित है तो हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग ए से सूचित करेंगे, वो होगा प्रोटॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस, अच्छा प्रोटॉन की संख्या है तो इसको हम पी से सूचित कर सकते हैं, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तकलीफ है? यहाँ पर नहीं तकलीफ है, ठीक। इसको हम लोग फॉर्मूला ही बना लेते हैं बाबू, A बराबर P प्लस N, एक हो गया। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं परमाणु संख्या, ये हो जाता है प्रोटॉनों की संख्या पर, प्रोटॉन की संख्या। उस प्रोटॉन की संख्या को ही बोला जाता है परमाणु क्रमांक। दो बात हो गया। एक बात और ध्यान रखोगे कि ये जो हम लोग अभी द्रव्यमान निकाल रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए, ये परमाणु, ये नाभिक, अगर परमाणु के नाभिक में 5 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन हैं तो द्रव्यमान इसका कितना होगा, 5 प्रोटॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन के बराबर होगा द्रव्यमान, कह सकते हैं ना। लेकिन एक्चुअल में द्रव्यमान कितना होगा वो कैसे पता चलेगा? खाली ऐसे ही 5 3 8, माने ऐसे A बराबर P प्लस N, तो A बराबर 5 प्लस 3 बराबर 8, नहीं, ये तो संख्या हुआ ना बाबू, ये द्रव्यमान संख्या हुआ, ये द्रव्यमान संख्या पता चल रहा है। एक्चुअल में इस परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो क्योंकि परमाणु का द्रव्यमान उस परमाणु के नाभिक पर डिपेंड करता है और उस नाभिक में मौजूद होता है प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं परमाणु के द्रव्यमान को 5 प्रोटॉन, तो 5 गुने, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक प्रोटॉन का 1.673 गुने 10 की घात, तो 1.673 गुने 10 की घात माइनस 27 kg, ये हुआ एक प्रोटॉन का, तो 5 प्रोटॉन का ये द्रव्यमान निकल जाएगा, सही है। प्लस कितना न्यूट्रॉन है इसके पास, 3 न्यूट्रॉन, तो 3 गुने 1.675 गुने 10 की घात, ये है परमाणु का द्रव्यमान जो उसके नाभिक पर डिपेंड कर रहा है। दोनों दो बात है। तुम्हारी किताब में जो बताया जाता है, जो फॉर्मूला A = P + N, वो सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान संख्या बताता है, परमाणु का द्रव्यमान नहीं बताता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है। बात समझ में आ रहा है? ये जो हम लोग फार्मूला जो यहाँ लिखे हैं हम, A = P + N, ये बता रहा सिर्फ प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़िए तो द्रव्यमान मिल जाएगा, द्रव्यमान संख्या मिल जाएगा, द्रव्यमान नहीं मिलेगा। तो द्रव्यमान कैसे पता चलेगा? द्रव्यमान आपको तब पता चलेगा जब आपके पास वैल्यू होना चाहिए प्रोटॉन के द्रव्यमान का, एक प्रोटॉन के द्रव्यमान का और एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का। अब गुना कीजिए, 5 × 15, 1, 5 से 35 और 1, 36, 3, 5 × 30 और 3, 33, 3 और 8 गुने 10 की घात माइनस 27 kg प्लस 3 से 3 × 5 = 15, 3 से 1 ऐसे 22, 3 × 6 = 18, 2 20, 3 × 3 = 2 5 गुने 10 की घात माइनस का 27 kg। अब दोनों को जोड़ना है, कॉमन चीज़ को आप बाहर निकालो, 10 की घात माइनस 27
केजी बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा 8.365 5.025 10 की घात -27 केजी, जोड़ दीजिए 5 5 5 10 की 0, बाकी बचा 1 3 6 9 0 और 3 और 8 5 13, इतना होगा। लेकिन साइंटिफिक मेथड में देखा जाए तो ये रॉन्ग हो गया। साइंटिफिक मेथड में दशमलव कहाँ होना चाहिए, 1 और 3 के बीच में होना चाहिए। हम इसको लिखेंगे 1.3390 10 की घात -27 और 1 बढ़ जाएगा। जैसे दशमलव को हम बाईं ओर शिफ्ट करते हैं 1 बढ़ता है 10 की घात 1, इतना केजी। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.3 × 10⁻26 केजी। ये हुआ उस परमाणु का द्रव्यमान। होगा? 1 मिनट। अब बताओ, बहुत भारी चीज़ बता दी है, इजी था। अब यकीन मानो किसी से भी बोलोगे ना द्रव्यमान पता करने के लिए, तो वो द्रव्यमान ऐसे पता करेंगे, P + N द्रव्यमान। भाई द्रव्यमान संख्या आप पता किए थे, मतलब कि द्रव्यमान जो है वो संख्या पे डिपेंड करता है। कौन सी संख्या पर? तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या पर। बस, तो आप वो पता कर रहे हैं इस फॉर्मूला से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। द्रव्यमान आपको पता हुआ ही नहीं, तो द्रव्यमान कैसे पता होगा? जब वैल्यू रखेंगे तब ना बाबू द्रव्यमान का। बन गया? हाँ, हो गया बात खत्म। क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है। अच्छा, एक और ज़रूरी बात बाबू, इन सब चीज़ों में एक बात क्लियर है, इलेक्ट्रॉन का कोई योगदान आ रहा है? इलेक्ट्रॉन का नाम कहीं पर आ रहा है? नहीं ना। तो इसका एक और निष्कर्ष भी निकलता है जो हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे कि किसी तत्व का गुण उस तत्व के प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। किसी भी तत्व का अगर हम गुणों को चर्चा करें तो उस तत्व का गुण जो होगा वो उसके प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन पर नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोटॉन की संख्या बदल दी जाए तो तत्व भी बदल जाते हैं। बड़ा अजीब अजीब बात सा हो रहा है, तत्व बदल जाते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या हुआ बाबू, नींद आ रहा है? नहीं ना। देखो यहाँ ध्यान से, अब तत्व भी बदल जाता है, इसका मतलब देखिए क्या है। अगर सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो सोडियम पर क्या बन जाता है? प्लस आयन। मालूम है ये बात? अच्छी बात है। इसका मतलब क्या होता है? देखो इत्मीनान से समझो जो नहीं समझते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 2,8,1। अब क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये आसानी से अपने उस एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है? त्याग, और इसी वजह से ये धातु भी कहलाता है। तो सोडियम क्योंकि अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का, और त्याग करने वाला धनी होता है, इसलिए ये अपने ऊपर कितना बनाता है? 1+ बना लेता है। यहाँ तक क्लियर है? वहीं दूसरी ओर जब क्लोरीन के बारे में बात करते हैं तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2, 8 और 7। अब ये अपना अष्टक कब पूरा करेगा? जब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। सही बोल रहे हैं? अब एक इलेक्ट्रॉन ये मांगेगा तो मांगने वाला हमेशा ऋणात्मक रहेगा, तो Cl पर 1- बनता है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब चाहे ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, चाहे ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे, अब हम इसको सोडियम ही बोलेंगे, मैग्नीशियम नहीं बोल सकते हैं। सही बोल रहे हैं क्या? इसको अब बोला जाएगा सोडियम आयन। आयन का मतलब होता है इस पर चार्ज बन गया है, प्लस और माइनस। क्लोरीन पे भी देख रहे हैं माइनस बन गया, तब हम इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे क्लोरीन आयन। देखो बाबू, तत्व में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन तब क्या होगा अगर हम प्रोटॉन में ही बदलाव कर दें। जैसे नाइट्रोजन और हीलियम को अगर मिला दिया जाए तो बन जाता है ऑक्सीजन। लीजिए, हाँ, नाइट्रोजन और हीलियम दोनों को आपस में मिला दिया तो क्या बन जाता है? ऑक्सीजन बन जाता है। और ये जो है ये कहलाता है, कैसे? जो सवाल आप पूछी हैं उसका जवाब है कृत्रिम
तत्वांतरण एक प्रक्रिया है जिसमें आर्टिफिशियल रूप से ट्रांसम्यूटेशन किया जाता है। ट्रांसम्यूटेशन मीन्स कृत्रिम रूप से तत्व को बदलना। जब नाइट्रोजन को हीलियम से, नाइट्रोजन का नाम सुने हो ना, हीलियम का नाम सुने हो ना, जब दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो किसका निर्माण हो जाता है? ऑक्सीजन का। वो ऐसे होता है क्योंकि इनके अंदर से प्रोटॉन की संख्या बदल जाती है। इलेक्ट्रॉन नहीं बदल रहा, प्रोटॉन ही बदल रहा है। तो अगर इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। कृत्रिम तत्वांतरण विधि के द्वारा अगर तत्वों के अंदर से प्रोटॉन की संख्या, जैसा कि हम यहाँ लिख दिए हैं, अगर प्रोटॉन की संख्या बदल दी जाएगी तो तत्व भी बदल जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या का पूरा लेन देन हुआ, तत्व नहीं बदला है। तुम देख लो, सोडियम था, सोडियम आयन, क्लोरीन है, क्लोरीन आयन, मैग्नीशियम नहीं पढ़ रहे हैं इसको, लेकिन यहाँ देखो ये नाइट्रोजन है, ये हीलियम है, नाम बदल गया है उसका, क्या बन गया? ऑक्सीजन बन गया। बात समझ में आ रही है? बस यही है, छोटा मोटा बात है बाबू जो आपको समझना है। द्रव्यमान संख्या के बाद समस्थानिक है, तो उसको भी देख लिया जाए। इसको मिटा सकते हैं क्या? इसको बता देते हैं। परमाणु के नाभिक का अगर हम अध्ययन करेंगे तो नाभिक का भी वर्गीकरण किया गया बाबू। कितने भागों में बांट दिया गया है? 3। एक भाग कहलाता है समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक, इसका अपना एक परिभाषा होगा। हाँ बोलो ना, बोलो ना, बोलने से। एक जैसा हो, एक समान हो, परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न। हाँ, तो वही चीज बनेगा इसका भी कि एक ही तत्व के वैसे परमाणु जिनकी, पढ़ा चुके हम पहले, परमाणु संख्या एक समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, है ना? एक हो गया। और एग्जाम्पल में हम लिए थे किसका बाबू? 1H1, 1H2 और 1H3। इसका नाम हम बोले थे प्रोटियम। वेरी गुड, प्रोटियम। इसका क्या नाम था? ड्यूटेरियम। और इसका क्या नाम था? ट्राइटियम। हो गया। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इन सभी में तुम देखोगे बाबू, ये हुआ इसका परमाणु क्रमांक, ये उसका परमाणु क्रमांक है बराबर। या देखो यहाँ पर तीनों का परमाणु क्रमांक हो गया ना बराबर, 1, 1 और 1। लेकिन परमाणु द्रव्यमान देखो तो, द्रव्यमान संख्या देखो तो 1, 2 और 3। तो वैसे तत्व, किसी एक तत्व के वैसे परमाणु जिनकी परमाणु की संख्याएं आपस में एक समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। ध्यान से, द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान संख्या अलग अलग चीज़ है, हम बात कर चुके हैं। द्रव्यमान संख्या है P+N और द्रव्यमान है जब P और N का वैल्यू रखते हैं। ठीक है। संभारिक का भी थोड़ा सा ट्रेलर दे दिया जाए, है ना? संभारिक क्या बनेगा इसका बाबू, को जानते हो? वैसे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, सही है, और वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो और द्रव्यमान सबका एक हो। लिखवाया जा चुका है, फालतू का मेहनत नहीं करेंगे। एक होता है सम न्यूट्रॉनिक, तीसरा वाला बताएं, सम न्यूट्रॉनिक नहीं बताए थे। एक होता है तीसरा भी, उस सिलेबस में शायद नहीं है हम लोगों के ना, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं। लेकिन सम न्यूट्रॉनिक है बाबू, सम न्यूट्रॉनिक है ना? हाँ, तो संभारिक तो हम लिखवा चुके हैं, सम न्यूट्रॉनिक पे बात कर लेते हैं। अब जैसे नाम है बाबू समस्थानिक, तो जो पीरियडिक टेबल आप लाए थे, जो देखे थे, उस पे तत्व को जो सजाया हुआ था वो 1, 2, 3, 4 के क्रम में था या द्रव्यमान के अनुसार था? 1, 2, 3, 4 के क्रम में। पहले वाले में हाइड्रोजन था, फिर हीलियम चला गया था वर्ग 18 में, फिर लिथियम था, बेरिलियम था, फिर बोरोन चला गया था वर्ग 13 में, वैसे ऐसे करके आगे बढ़ा हुआ था। कार्बन था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, नियॉन, फिर सोडियम आ गया था वर्ग पहला में, फिर मैग्नीशियम। तो इस तरह से ये बना हुआ, सजा हुआ था। और इसके मतलब ये है कि गिनती तुम करके देखोगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के क्रम में है।
समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब है कि इनको परमाणु क्रमांक के अनुसार सजाया हुआ है, सारे के सारे। परमाणु क्रमांक मीन्स प्रोटॉन की संख्या के अकॉर्डिंग, जिसमें पहले एक प्रोटॉन होगा वो पहले वाले में, जिसमें 2 होगा वो दूसरे वाले में, जिसमें 3 होगा वो तीसरे वाले में, ऐसे करके सजाया हुआ है पूरा का पूरा सिस्टम। सही है। यहाँ पर सम न्यूट्रॉनिक बोला जा रहा है, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? सम हो। सम का मतलब क्या होता है बाबू? इक्वल। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे? देखो, अगर द्रव्यमान संख्या A = होगा P + n, तो अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं A - P = n, यानी द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन की संख्या को घटा दिया जाए तो n मिल जाएगा। ये मैथ है बाबू। और इसी P को एक और नाम से तो पुकारा जाता है, हम थोड़ा देर पहले लिखा था कि परमाणु क्रमांक, लिखे हैं परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? परमाणु संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या। इसको सूचित करते हैं किससे? Z से। तो हम चाहेंगे तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं A - Z = n, यानी जब द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या घटा दी जाती है तो n मिल जाता है। n क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या बोल सकते हैं। तो अब एक ही अब हमको ऐसे परमाणु ढूंढना होगा जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान हो। देखो एग्जाम्पल, परमाणु संख्या 6, नाइट्रोजन का 7, इसका द्रव्यमान है 15, इसका द्रव्यमान है 14। क्यों 14? समस्थानिक है ना, समस्थानिक है ना। तो समस्थानिक में एक ही तत्व में बहुत सारे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या एक समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो सकती है। और यकीन मानिए, जब टॉमसन सबसे पहले समस्थानिक का कॉन्सेप्ट देने वाले थे टॉमसन, जब टॉमसन समस्थानिक के बारे में बताए थे तो इस बात का भी खंडन हो चुका है कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी तत्व, जितने भी तत्व ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, सभी तत्वों के समस्थानिक होते हैं, लगभग सभी तत्वों के। तो यहाँ पर अगर कार्बन को हम लिखेंगे तो 6 12 लिखेंगे, द्रव्यमान संख्या 12। अगर 6 14 लिख रहे, इसका क्या मतलब है? देखो परमाणु संख्या एक कार्बन का ये भी तो वैल्यू है ना, 6C12 है, यही तो है। तो ये और ये दोनों क्या कहलाएगा कार्बन का? समस्थानिक, क्योंकि इनका परमाणु संख्या तुम देख रहे हो एक जैसा है, द्रव्यमान क्या है? अलग अलग। अब इन दोनों में तुम न्यूट्रॉन की संख्या निकालो, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, बराबर कितना आया? 8। यहाँ निकालो न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, कितना निकला? 8। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि 6C14 और 7N15 ये दोनों क्या हैं आपस में? सम न्यूट्रॉनिक। समझ में आई बात क्या बोल रहे हैं? समस्थानिक किसको बोलते हैं? स्थान का मतलब समझ में आता है, परमाणु क्रमांक का मतलब समझ में आता है। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके इलेक्ट्रॉन से नहीं, उसके प्रोटॉन से पहचाना जाता है कि वो किस जगह पर बैठा हुआ होगा, बात नंबर 1। और उस प्रोटॉन को ही बोला जाता है परमाणु क्रमांक, जिसको सूचित करते हैं हम लोग किससे? Z से। यानी अगर हम किसी तत्व को X से सूचित करें तो यहाँ पर जो रखा हुआ होता है वो Z होता है, और यहाँ पर जो रखा हुआ होता है वो A होता है। और इस A को हम क्या बोल रहे होते हैं? परमाणु द्रव्यमान। और इस Z को हम क्या बोल रहे होते हैं? परमाणु क्रमांक। और यही परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या। तो अगर हम इस तत्व को देखेंगे 6C14 को, तो 6 जो है वो क्या बता रहा है? परमाणु क्रमांक को, यानी प्रोटॉन की संख्या को। 14 अगर ऊपर में वो क्या बताएगा? A का मतलब हो गया परमाणु द्रव्यमान को। अब फॉर्मूला हमको मालूम है, ये जो A है इस A को हम क्या लिख सकते हैं? P + n। या ऑब्जेक्टिव्स में हो सकता है वो लिखा रहेगा A = Z + n। कोई तकलीफ हो जाएगा? P को Z लिखा जा सकता है कि नहीं? परमाणु क्रमांक जो है वो किस पर डिपेंड करता है? एकदम नींदे में है ये हो यार, एकदम नींद में हो। परमाणु क्रमांक किस पर डिपेंड करता है? प्रोटॉनों की संख्या पर। और ये प्रोटॉन की संख्या को हम Z से सूचित कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं ना Z, उसके बिहाफ में लिख दिया Z। रहो इसी में फंसे हुए।
सवाल करो, सवाल करो। कहाँ क्लोरीन कर रहे हैं? कार्बन है। कार्बन का 12 भी होगा, 14 भी होगा और भी हो सकते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। एक तत्व का निर्माण बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर हुआ, लेकिन ये परमाणु एक ही प्रकार के हैं। मतलब कार्बन का तत्व है तो परमाणु कार्बन का है, हाइड्रोजन का परमाणु नहीं होगा इसके पास। अब ये जो कार्बन के परमाणु हैं, इन कार्बन के परमाणुओं में यह देखने को मिल सकता है कि इनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, लेकिन क्रमांक नहीं अलग होगा। क्रमांक अलग नहीं हो सकता। क्रमांक बिल्कुल आपके स्कूल के रोल नंबर की तरह है कि बेशक सभी बच्चा का हाइट अलग हो सकता है, वेट अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज़ है जो कॉमन है, जो सभी स्कूल में बच्चों के लिए यूनिक होता है। वो क्या है? रोल नंबर। नाम भी कॉमन हो सकता है, मेरे नाम के अलावा कॉमन हो सकता है। एक नाम के 2 लोग हो सकते हैं, एक ही क्लास रूम में बैठे हुए होंगे संभवतः। फिर कैसे पहचानेंगे? नाम से पिलाएंगे तुमको? नहीं। रोल नंबर 32 देखोगे, 32 में 2 लोग नहीं खड़े हो रहे होंगे, एक ही खड़े हो रहे होंगे। तो इसी तरह से कार्बन के अगर परमाणु वर्ड बोला गया तो कार्बन के परमाणु खड़े हो जाएंगे। तो सपोज ये कार्बन के परमाणु थे, ये दोनों स्टैंड, दोनों खड़े हो गए। हाँ सर हमको बुलाए, हमें नहीं, हमको तुमको नहीं, इसको बुलाया। आगे कार्बन के परमाणु, लेकिन दोनों बैठे हुए कहाँ पर होंगे? तो आवर्त सारणी में कार्बन कहाँ पर है? परमाणु संख्या कितना है कार्बन का? 6। तो कहाँ पर बैठे हुए होंगे? देखो हम इसका ट्रिक भी बताए थे बाबू, याद करवाए थे कुछ, बोले ना उसका कोई मोल नहीं है जिसका इस्तेमाल नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं उसको पढ़ने से। वो एक दिन का क्लास बेकार था। वो लेकर के आइएगा कल के बाद, मंडे ट्यूसडे जब केमिस्ट्री जिस दिन होगा उसको टेबल को लेकर आओगे, फिर से बात होगी, ठीक है। तो अब ये इनका सवाल था कि ये 6 से 14 क्यों 12 होता है। तो अभी जस्ट हम लिखवाया है, इन्हें समस्थानिक कहते हैं, जिनका स्थान एक ही हो लेकिन द्रव्यमान अलग अलग हो। देखो बाबू इस चीज़ को अच्छे से समझो। हाइड्रोजन वर्ग में कहाँ पर बैठा हुआ है? अगर आवर्त सारणी तुम देखे होगे, ऐसा कुछ बना हुआ आवर्त सारणी, और जो पहला वर्ग है ना बाबू, कुछ आवर्त सारणी में हाइड्रोजन यहाँ पर है, कुछ में उसको बेचारे को अलग करके रखा गया है 1s1, सही है ना। यहाँ देखो हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो ये जो हाइड्रोजन तत्व यहाँ पर है, इस हाइड्रोजन तत्व का निर्माण, इस हाइड्रोजन तत्व में जो परमाणु लगा है इसको बनाने में, क्योंकि तत्व की परिभाषा क्या होती है? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर ये बने हैं। तो इसके पास कौन कौन से परमाणु होंगे? तो इसके पास है प्रोटियम, इसके पास है ड्यूटेरियम, इसके पास है ट्राइटियम, जो अभी हम लिखे भी थे यहाँ पर। और ये तीनों में चाहे वो प्रोटियम हो 1H1, इसका प्रोटॉन की संख्या कितनी है इसमें? द्रव्यमान संख्या कितनी है इसमें? 1। दूसरा है ड्यूटेरियम 1H2, प्रोटॉन की संख्या कितनी है इसमें? देखो 2 बोल दिए, देखे, देखो यहाँ पे लिखे है ना, यहाँ लिखे है ना। नीचे जो है वो परमाणु क्रमांक बताएगा, ये वाला जो है ये प्रोटॉन की संख्या बताएगा, यही है जो परमाणु संख्या बताएगा। ऊपर वाला जो होता है वो द्रव्यमान बताता है, और ये किसको बता रहा है? तत्व को। अब देखो फिर से, अगर ड्यूटेरियम का ये फॉर्म है, ये वाला ड्यूटेरियम है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? द्रव्यमान कितना है? 2। ट्राइटियम हो जाएगा 1H3, परमाणु क्रमांक कितना है? द्रव्यमान संख्या कितना है? बात समझ में आया? ट्राइटियम में तुम बताओ, ट्राइटियम में परमाणु क्रमांक कितना है? अब प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 3। देखे, जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन की संख्या है। तुम देखो चीज को, सिर्फ समझो कि इतना बड़ा 6 × 4 का जो बोर्ड है, इस पर सामने में चिल्ला रहा है, वो कुछ कह रहा है। 3 बार हम बोल चुके हैं, इन सब के बावजूद 3 होगा, 1 होगा। आप नहीं समझ रहे हैं चीज़ को। बताओ पिंटू, ड्यूटेरियम है ना बाबू, ये इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? ड्यूटेरियम में
प्रोटोनों की संख्या कितनी है? क्या बाबू? देखिए 2 बता रहे हो, समझ रहे हो? 1 है परमाणु क्रमांक इसका, तो जो इसका परमाणु क्रमांक है वही इसके प्रोटोन की संख्या है। यहाँ भी 1 है, समझ गए? समझ में आ गया? छलावा चल रहा है यहाँ पे। अब इन तीनों का परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है। इसका मतलब तीनों में प्रोटोन की संख्या क्या होगी? बराबर। तो जब तीनों का रोल नंबर 1 ही है तो तीनों कहाँ बैठेंगे? अगर सीट प्लान हो, अब बोले कि ये रोल नंबर 1 की जगह है, बेंच नंबर 1 पर रोल नंबर 1 बैठेंगे, तो क्या ये पीछे जाके बैठ सकते हैं? नहीं ना। तो ये भी जो प्रोटियम है वो भी इन्हीं के पास है, ड्यूटेरियम भी इन्हीं के पास है, और ट्राइटियम भी इन्हीं के पास है। कहेंगे तो जब हाइड्रोजन के बारे में बात होगा, जब हमको कुछ खास काम के लिए ज़रूरत पड़ेगा, तो चाहेंगे तो हम प्रोटियम ले सकते हैं, चाहे तो हम ड्यूटेरियम ले सकते हैं, चाहे तो हम ट्राइटियम ले सकते हैं। भारी जल का नाम सुने हो? भारी जल क्या फॉर्मूला होता है? सब कुछ सुना हुआ है, वही तो घटियापन है ना। आप सब कुछ सुन लिए लेकिन इस्तेमाल के नाम पर कुछ नहीं। तो फिर काहे ला वैसा चीज़ रटा हुआ? रटू तो होता, जो चीज़ हम मना करते हैं वही तो हो रहा है यहाँ पे। ऐसा चीज़ होने पर क्या होता है? आप टॉपर बन जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, तालियां बजेगी आपके लिए। पॉइंट इज़ कि नील बटे सन्नाटा हैं आप। अरे आपके पास तो 6×4 पे लिखा हुआ चीज़ नहीं दिख रहा है जी। आपको प्रोटॉन की संख्या पता नहीं चल रहा है, आपको परमाणु क्रमांक पता नहीं चल रहा है। आपको आधा घंटे से बकबक हम कर रहे हैं तब नहीं हो रहा ये बात क्लियर। भारी जल, आप हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम को नहीं जानते, आप भारी जल जान रहे हैं। जिस वक्त आप ये पढ़ रहे हैं, अभी आप ये पढ़ रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ सारा का सारा सवाल तुम अभी करो हमसे, तब ना डाउट क्लियर होगा कि अलग से हम D2O पढ़ लिए। अब ये जो भारी जल है इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम का। तो ड्यूटेरियम कहाँ है? ये है। सर भारी जल में डी कौन सा तत्व है? किसी टीचर से आपको ये सवाल कर देना था, सर डी कौन सा तत्व है? सर पता नहीं चला अभी तक हमको। तो बोले नहीं बाबू ऐसा नहीं है, वो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, यानी कि हाइड्रोजन के ही स्थान पर बैठे हुए हैं। स्थान बराबर होना चाहिए ना समस्थानिक में, तो हाइड्रोजन के जगह पर ही बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? ड्यूटेरियम, डी वाला। वो ड्यूटेरियम कौन है? 1H2। बात समझ में आई? तो जब 1H2 का ऑक्सीकरण करा देंगे, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देंगे 1H2 को, ड्यूटेरियम को, तब जाकर के बनेगा भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बड़ा मुश्किल काम है तो याद करना है, भारी है। देखो इसको आपको समझना होगा, ये इतना छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको नॉर्मल क्लास में ना काफ़ी कॉम्पैक्ट किया है, काफ़ी छोटा मोटा करके वो साबित किया है किताब में। बात समझ में आ रहा है? क्या क्या बोला गया अभी? क्या समरीन क्लियर हुआ? हाँ, कोई सवाल है यहाँ पे करना? तो परमाणु के नाभिक में कौन मौजूद है? फिजा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से क्या बनता है बाबू ऋतिक? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? परमाणु संख्या। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ देंगे तो क्या बन रहा है? द्रव्यमान संख्या, परमाणु का द्रव्यमान। और उस परमाणु का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? तो केवल और केवल परमाणु के नाभिक पर, क्योंकि द्रव्यमान बराबर हम लोग हमेशा करते हैं बात प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की। समझ में आ रही है बात? हाँ। परमाणु क्रमांक, संख्या या स्थान, ये डिपेंड करता है Z पर। सिंपल सा Z बोल देते हैं, सब एक ही बात है। चाहे हम जैसे हम बोलेंगे कि मैग्नीशियम का 12 होता है, 12वां नंबर पे मैग्नीशियम आता है। काउंट करो, याद करवाए थे 30-40 तक, भूल गए हो और बात है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। 12वां नंबर पे मैग्नीशियम। क्योंकि मैग्नीशियम 12वां नंबर पर है तो इसको अब ऐसे लिखोगे 12 Mg। और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 24, 25 ऐसी कुछ है। तो X का मतलब होता है वो तत्व, इस 12 का मतलब हो गया उस तत्व का परमाणु क्रमांक, और A हो गया उसका परमाणु का द्रव्यमान संख्या, नाभिक का द्रव्यमान संख्या। हो गया बात इतना? अब हम बोलेंगे कि मैग्नीशियम के प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो जवाब क्या होगा? कि बिल्कुल नहीं निकालना पड़ेगा, बोलती समस्थानिक निकालना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है बाबू,
Z जो होता है यहाँ पर ये परमाणु क्रमांक होता है, इसी को प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं। यह है आपके पास है। अब काहे का समस्थानिक निकालेंगे, और द्रव्यमान संख्या जब बोला जाएगा वो हमेशा ऊपर में होगा 25। इस द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है, परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या दी गई है। क्या हम न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं, क्योंकि द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A बराबर Z प्लस N। लड़का लोग समझ गया है? समझ गया है सर मैक्सिमम। क्या नीतीश कुमार? ठीक, समझ गया। और इस A के बिहाफ में क्या लगा देंगे हम? 25 है बाबू। Z के जगह पर क्या लगा देंगे? 12 प्लस N। तकलीफ तो N बराबर मिल जाएगा 25 माइनस 12 यानी कि 13। ये क्या निकला? न्यूट्रॉनों की, हाँ, द्रव्यमान नहीं निकला है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकला। तकलीफ, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? दो, एक भी नहीं, 0। कैसे साबित कीजिए? यहां बना रहे हैं, या देखो यहां बना रहे हैं। क्या बाबू? जीरो हो जाएगा। एग्जैक्टली। हाइड्रोजन पर अगर परमाणु संख्या 1 है तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है वो भी 1 ही है। हाइड्रोजन का मतलब प्रोटियम 1 है। तो हम लिख सकते हैं कि इसका A बराबर कितना वैल्यू है? 1। इसका Z बराबर कितना वैल्यू है? 1। अब निकालते हैं प्रोटॉन की संख्या, सॉरी न्यूट्रॉन की संख्या। A बराबर होता है फॉर्मूला से Z प्लस N। तकलीफ, A का वैल्यू कितना है बाबू यहाँ पर? 1। Z का वैल्यू कितना है बाबू यहाँ पर? 1। और Z कौन होता है? प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन क्या है बाबू यहाँ पर? N बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 1 माइनस 1, 0। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। बस इतनी सी बात है। नाभिक कैसा दिखेगा, परमाणु कैसा दिखेगा, क्योंकि हम लोग बहुत मॉडल बनाए हैं ना। ये परमाणु हो गया। अब देखो, एक तथ्य तो तय है ना कि जितने भी प्रोटॉन की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या, उसी को बोला जाता है परमाणु क्रमांक। क्या बाबू? और जिसको परमाणु क्रमांक हम लोग बोल रहे होते हैं वही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है। तकलीफ, तो अब हाइड्रोजन में हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है, वही हम लोगों का परमाणु क्रमांक कहलाएगा, और वही किसकी संख्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन भटक रहे होंगे 1, अंदर में प्रोटॉन कितने बैठे हुए? 1, और न्यूट्रॉन कितने होंगे? खत्म। तो हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होती ही नहीं है। एक बात तय हो गया, कोई तकलीफ नहीं यहाँ पर समझने में। अब इसका द्रव्यमान निकालोगे तो इसका द्रव्यमान भी वही होगा जो इसके प्रोटॉन की संख्या होती चली जाएगी, उतनी ही द्रव्यमान संख्या होगी। मतलब ये कि अगर हम बोलेंगे चलो द्रव्यमान निकालो, तुम बोलोगे यस, द्रव्यमान A बराबर होता है सर Z प्लस N, सही है ना। तो सर N बराबर तो यहाँ क्या है? 0, और Z कितना है? 1, तो A कितना निकल कर आ जाएगा? 1, तो जितना P उतना E। ये केस किसका है? केवल और केवल किसके द्रव्यमान का? हाइड्रोजन के बारे में, सब में नहीं है। अब हीलियम पर ही बात करो ना भाई। चलो हीलियम का चेक करो। हीलियम परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान कितना हो गया इसका? 4। इसके अकॉर्डिंग उसको लिखते हैं। तो तत्व मेरा कौन हो गया? हीलियम। परमाणु संख्या कितना हो गया? 2। तो हम इसको बोल सकते हैं प्रोटॉन की संख्या इसकी कितनी हो गई? 2। और इसी को क्या बोला जा सकता है? Z। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और फिर ये जो 4 है ये है द्रव्यमान, सही है। अब हम यहाँ से न्यूट्रॉन को पता कर सकते हैं ना। A इज इक्वल टू होता है Z प्लस N।
तो A का जो वैल्यू होगा वो दिया हुआ है 4, सॉरी A का वैल्यू 4 दिया गया है, तो 4 इज इक्वल टू Z का वैल्यू हो गया 2 और ये N, तो N बराबर कितना मिलेगा? न्यूट्रॉन की संख्या भी 2। अब इसका मतलब नाभिक का शक्ल कैसा होगा भाई हीलियम नाभिक का? तो देखिए ऐसा है, हीलियम नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 2, तो इसके पास होंगे 2 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी निकल कर आई? 2, तो इसके पास होंगे 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? प्लस। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? 0। तो यहाँ पर जो हमको पता चला वो ये कि नाभिक का द्रव्यमान संख्या, सही बोल रहे हैं, वो कितना हो जाएगा? 4, केवल क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। द्रव्यमान पता नहीं चल रहा। देखो बाकी तुम्हारे सीनियर्स जैसा पढ़ करके गए हैं वैसे मत जाओ, वो लोग भी द्रव्यमान को, इसको द्रव्यमान ही समझते हैं। अब बहुत सारे समझदार लोग इसको द्रव्यमान ही बोलते हैं। उस समझदार लोगों की ये समझदारी है, आप समझो इस चीज़ को। ये द्रव्यमान की संख्या है, परमाणु का द्रव्यमान ये कैलकुलेट नहीं हुआ है। अब द्रव्यमान निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे बताओ? थोड़ी देर पहले बात किए हैं अभी। अगर इसके प्रोटॉन की संख्या 2 है बाबू, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू कितना होगा? 3 इंटू 10 पे पावर -27। वेरी गुड। प्लस न्यूट्रॉन कितना है? 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 न्यूट्रॉन का मतलब 2 इंटू 1.67, 5 इंटू, बस दोनों को गुना कीजिए, जोड़िए और आपको परमाणु का द्रव्यमान पता चल जाएगा। और ये जो परमाणु का हम द्रव्यमान निकाल रहे थे, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई योगदान नहीं है? इसीलिए बोला जाता है कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो डिपेंड करता है उसके नाभिक पर, क्योंकि नाभिक में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ गए? इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करता। फिर हो सकता है कोई सवाल पूछ लेगा इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड क्यों नहीं करता है, तो जवाब क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है बाबू? सही है। और जब प्रोटॉन से इसकी तुलना कर लो या फिर न्यूट्रॉन से इसकी तुलना कर लो तो ये बहुत कम है। कितना गुना कम है? 1836 गुना कम है। अब वजन की तुलना करके देख लो तो बहुत ज़्यादा ही छोटा है। इतना कम वजन होने की वजह से, इतना बड़ा अंतर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को लगभग नगण्य मान लिया जाता है। और नगण्य मानने की वजह से इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैल्यू ही नहीं देते हैं द्रव्यमान के केस में। क्लियर? खत्म हो गया बात। तो अब जो है तुम लोग इस चैप्टर का तैयारी करोगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न से अगर कोई हो तो एक आध पूछ लो। चैप्टर क्लोज है आपका, क्योंकि संयोजकता हम पढ़ा चुके हैं लास्ट में। कितने नहीं बताए हैं बाबू? फिर से बता दिया जाए। 2 मिनट का केस है। सभी के सभी तत्व क्या पूरा करना चाहते हैं? अपना अष्टक 8 पूरा करना चाहते हैं। और इस पर हम लोग पहले बात किए थे तीसरे चैप्टर में कि अगर एक तत्व, ध्यान से समझो ना, एक तत्व है जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये अपना 8 बनाना चाहेगा तो 7 किसी से ग्रहण करेगा या 1 का त्याग करेगा? इसकी संयोजकता 1 हो गई। अगर इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो ये किसी से 6 मांग करके 8 पूरा करेगा या 2 फेंक करके पूरा करेगा? 2 फेंक करके पूरा करेगा। इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2 हो गई। अगर 3 है तब ये क्या करेगा? 3 को फेंकेगा या 5 मांगेगा किसी से? 3 को फेंकेगा। चलिए, तो यहाँ इन तीनों के बारे में समझ में आ गया कि ये तीनों ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन को फेंकेंगे। तो ये चेहरा किसका बनाने वाले हैं? क्योंकि धातुओं में क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों के त्याग करने की प्रवृत्ति। सही है। और जो इलेक्ट्रॉनों को उठा करके अपने घर से बाहर फेंक रहे होंगे वो क्या बनाएंगे? थोड़ा देर पहले जिक्र कर रहे थे हम लोग, आयन बना रहे थे। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को फेंका, क्या बना दिया? सोडियम आयन। यही बात कर रहे थे ना। और बाकी जितने भी होंगे, सपोज कि 4 के अतिरिक्त 5, तो ये 3 मांगेगा किसी से, 6 2 मांगेगा किसी से, 7 1 मांगेगा किसी से। 4 जो होता है वो मांग भी सकता है, फेंक भी सकता है। इसलिए ये साझेदारी करते हैं, जिसको तुम क्लास 10 में पढ़ोगे सही से। कौन धातु कहलाते हैं? 4 नहीं, 1 2 3 वाले। अभी तो साफ से तो लिखे बाबू, उपधातु। हाँ, उपधातु 4 14 ये सब जो आते हैं ये सब उपधातु हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। तो बताओ कि वैसे तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, अब वो धातु होंगे कि अधातु होंगे? वैसे तत्व जिनके अधातु होंगे। क्यों अधातु होंगे? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहे होंगे। हम लोग बात क्या क्या चीज़ किए बाबू?
नाभिक का वर्गीकरण किए कितने भाग में? 3 भाग में, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। समस्थान जिनका स्थान बराबर हो यानी परमाणु क्रमांक बराबर हो, द्रव्यमान अलग अलग हो। समभारिक द्रव्यमान एक समान, स्थान अलग अलग। समन्यूट्रॉनिक जिसके केवल और केवल न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान हो। जैसे यहाँ पे लिखा गया 6C14, कार्बन के उस समस्थानिक को चुना गया जिसका परमाणु संख्या तो 6 रहेगा ही, द्रव्यमान 14 है। सर कार्बन का तो द्रव्यमान 12 होता है, तो फिर से हम बताना चाहेंगे कार्बन के समस्थानिक संभव हैं। और वो समस्थानिक कैसे होंगे? इनका परमाणु क्रमांक एक समान, द्रव्यमान भिन्न भिन्न। इसके बाद हम यहाँ पर जब न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो न्यूट्रॉन बराबर व्हाट? द्रव्यमान संख्या माइनस क्रमांक। कर दिया, न्यूट्रॉन मिल गया। द्रव्यमान संख्या माइनस क्रमांक, न्यूट्रॉन मिल गया। दोनों में न्यूट्रॉन कितना निकल कर आया? 8 और 8। हाँ, ये सम न्यूट्रॉनिक हैं क्योंकि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान है, बराबर है। और भी हम लोग समस्थानिक का जिक्र किए थे, जिससे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। यही ड्यूटेरियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, मींस जब ऑक्सीकरण करता है, तो ऑक्सीकरण करने के बाद D2O भारी जल का निर्माण होता है, नाम सुने होंगे। अब ये जो समस्थानिक है ये होंगे कहाँ? आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में सब कुछ का जिक्र है, समस्थानिकों का कोई जिक्र नहीं है, तो नाम से जाहिर है समस्थान। तो अगर ये हाइड्रोजन के, ये तीनों हाइड्रोजन के ही समस्थानिक हैं, तो बैठे हुए किसके जगह पर होंगे? रोल नंबर 1 है ना, सब 1 1 1। तो अगर रोल नंबर 1 है तो रोल नंबर 1 वाले सीट पर बैठा हुआ होगा, तो वहाँ पर हाइड्रोजन है। और एक हाइड्रोजन तत्व का निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं से हुआ है। एक ही प्रकार के परमाणु का मतलब क्या होगा? वही एक प्रकार के परमाणु जो उसके समस्थानिक कहलाते हैं, यानी हर तत्व का निर्माण उनके समस्थानिकों से हुआ है। ऐसा बताने वाले जे टॉमसन ही थे, जिनके मॉडल को हम लोग नकार दिए। तो इसको देख लो, है ना। तुम तो नोट कर ली होगी बाबू, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग एप्लीकेशन साइड है वो नोट कर लेंगे वहाँ पर, कल हम इसको पूछेंगे टेस्ट में। सवाल है किसी को? कागज में सवाल लेकर आए हो?